मित्रों नमस्कार। मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का जो मेंस एग्जाम चल रहा है उसमें हर दिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो बच्चों के लिए पैनिक हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उन प्रश्नों को बहुत आसान भाषा में, जैसा कि हमारा कमिटमेंट होता है, आपके सामने रख सके, आपको बता सके। तो बिना देर की हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर 3 हुआ, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे। हालांकि वो क्वेश्चंस जो मैं यहाँ डील कर रहा हूँ वो शॉर्ट नोट्स के ही, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। बट भले ही 2 मार्क्स के हों, बट हमें आना तो चाहिए। ओके, तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को अपन 1 बाय 1 डील करेंगे या उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमने आज यहाँ चूज किया है वो है हॉकिस थ्योरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिस थ्योरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बट थोड़ा हॉकिस पॉलिसी को जानने से पहले हमें कुछ और चीजें भी जाननी पड़ेंगी। तो पहले हम उन चीजों पर एक छोटा सा, एक शॉर्ट सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम हॉकिस पॉलिसी और डोबिन पॉलिसी पर या डोबिस पॉलिसी पर आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन हिंदी में इसको कहा जाता है मुद्रा स्फीति। ओके, और सामान्य इंसान या सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं महंगाई। महंगाई के नाम से इसे जानते हैं। महंगाई से मेरे ख्याल से सभी परिचित होंगे, रूबरू होंगे। महंगाई डायन खाए जाते हैं, सखी सैया तो बहुते कमाते हैं, लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। मतलब आप कितना भी कमा लें, आपकी इनकम आपके खर्चों से हमेशा कम ही रहेगी। इसी स्टेट को, इकोनॉमी की इसी स्टेट को हम महंगाई के नाम से जानते हैं। उसी महंगाई का अंग्रेजी में शब्द या एकेडमिक वर्ड जो है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है। अब बात होती है कि महंगाई कैसे आती है। तो कोई भी वस्तु महंगी कैसे होती है मार्केट में, वस्तु महंगी कैसे होती है, सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी वस्तु के महंगी होने के पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है कि एक तो पहला कारण हो सकता है महंगाई का कि डिमांड ज्यादा हो, लेकिन सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो लेकिन उसके हिसाब से जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई उतनी ना हो, सप्लाई कम। मान लीजिए कोई छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे में हर दिन 50 केजी यानी 50 किलो टोमेटो या टमाटर की डिमांड है। 50 किलो टमाटर हर दिन मांग है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है मार्केट से, जो कस्बे में टमाटर आ रहा है, खेतों से जो टमाटर आ रहा है कस्बे में, वो मात्र 30 किलो है। यानी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा लोग कर रहे हैं और सप्लाई कम है, तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो खरीदता है, जिसके पास पैसों की कमी होती है वो टमाटर खाना बंद कर देता है। तो पहला कारण तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
एंड सेकेंड जो होता है, दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है कि फ्लो ऑफ करेंसी। ओके, यानी मार्केट में, बाजार में यदि करेंसी का फ्लो बढ़ जाए, बाजार में यदि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, ओके, तब भी महंगाई बढ़ जाती है। ये समझने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। मार्केट का एक सीधा सा नियम है कि मार्केट में जिस किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, बहुत सरल शब्दों में कहूं तो बाजार में कोई भी चीज अगर इफरात आ जाती है, यानी उसकी शॉर्टेज ना रह जाए, उसकी कमी ना रह जाए, इजिली अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध हो, तो जो कोई भी चीज मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती है भाई मेरे, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। ओके, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज हो, ओके, चाहे रुपया हो, चाहे इंसान हो। मार्केट में जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने वाले, चाहे आईटी के स्पेशलिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, इनकी शॉर्टेज है, इनकी कमी है, इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा है। मार्केट में मजदूरों की कोई कमी नहीं है, मजदूरों की कोई शॉर्टेज नहीं है, इसीलिए इनकी वैल्यू कम है। तो ये मार्केट का यूनिवर्सल लॉ है कि मार्केट में जिस चीज की सप्लाई इफरात होगी, उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। कहीं भी आप इसे लागू करके देख सकते हैं, कहीं भी। तो यही चीज लागू होती है करेंसी पर कि अगर मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ जाए तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, यानी मुद्रा का दाम गिर जाता है। और मुद्रा का दाम गिरने का मतलब होता है महंगाई बढ़ जाना। करेंसी की वैल्यू कम हो जाने का मतलब होता है करेंसी जिस वस्तु के लिए एक्सचेंज की जा रही थी, वो वस्तु की वैल्यू बढ़ गई। ओके, सपोज कर लीजिए एक जमाने में 5 रुपए में एक पेन मिलता था, तो यानी एक पेन इक्वल टू, एक पेन बराबर था 5 रुपीस। अब रुपए की वैल्यू गिरी, जब रुपया कमजोर हुआ तो फिर वो पेन लेने गया, रुपया ने कहा पेन लेके आता हूं। जब रुपया फिर पेन लेने गया तो ये पेन ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया, और पेन ने क्या कहा कि तू जा अपने जैसा 2 लेके आ, तब मैं तेरे साथ चलूंगी। ओके, तो जहां पहले एक 5 रुपए का सिक्का पेन को लेके आता था, आज वहीं पर 2 5 के सिक्के, यानी रुपया आधा कमजोर हो गया, रुपए की जो ताकत थी वो घट गई। तो दिस इज सेकेंड रीजन। जहां रुपए की कीमत गिरेगी, जहां करेंसी की वैल्यू डाउन होगी, वहीं जो कमोडिटी है, जो वस्तु है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पर टिका हुआ है, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम और कुछ हाँ जी, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पर फोकस्ड है। पहले हम जानेंगे कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में
करेंसी के फ्लो को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे देश में करेंसी का फ्लो कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इज द डायरेक्टर ऑफ फ्लो ऑफ करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे देश भारत में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। बेसिकली ये पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा बनाई जाती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। इसमें इसका हेड जो होता है आरबीआई का गवर्नर होता है, और इसमें होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हिंदी में इसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति से ही ये तय किया जाता है कि मार्केट में करेंसी का फ्लो कितना रखना है, या मार्केट में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। तो अपनी इस पॉलिसी के जरिए आरबीआई, अपने इस नीति के जरिए आरबीआई क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आरबीआई 4 तरह के रेट्स डिक्लेयर करती है। इसमें सबसे पहला रेट होता है बैंक रेट, बैंक दर होता है। ओके, बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है, ये वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। ये लोन लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो इस दर को हम बैंक रेट कहते हैं। अदर कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, अदर कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब हो गया इंडियन बैंक, अदर कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, अदर कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब हो गया आईसीआईसीआई बैंक। ये सब कॉमर्शियल बैंक्स, बिकॉज ये हमारे साथ डील करते हैं। ये जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ डील करते हैं। ये उनकी सेविंग्स को अपने पास रखते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, और अगर आवश्यकता हो किसी को पैसे की, तमाम पर्पज होते हैं, मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, किसी भी तरह अगर किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक में जाता है, और बैंक में वो जाता है तो बैंक उसे लोन देता है। ओके, तो बैंक का काम क्या है? बैंक लोगों की सेविंग्स पर उन्हें इंटरेस्ट देता है, और अगर लोगों को लोन की जरूरत है तो लोन देकर और इंटरेस्ट लेता है। ओके, तो ये रेट जिस पर कोई भी बैंक किसी क्लाइंट को, किसी व्यक्ति को लोन देता है, उसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, उसे हम ब्याज दर कहते हैं। और ऑब्वियसली अगर किसी बैंक को लोन आरबीआई से अगर किसी बैंक को लोन महंगा मिल रहा है, तो जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक जनता को भी, या जो भी लोन लेना चाहते हैं लोग, उन्हें भी लोन महंगा देगा। ओके, तो अगर बैंक रेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। बैंक रेट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। चूंकि बैंक को लोन महंगा मिल रहा है
इसलिए वो लोगों को भी लोन महंगा देगा। और जब लोन महंगा देगा तो महंगा लोन लेना लोग पसंद नहीं करते। अब जब लोग लोन महंगा नहीं लेते तो क्या होगा? अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो लोग उधार पर यानी कर्ज लेके जो मकान खरीद रहे थे, मकान खरीदना बंद कर देंगे। अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो जो गाड़ी खरीद रहे थे अभी दीपावली में, नई गाड़ी लड़के के लिए लड़की के लिए बाइक खरीदना चाह रहे थे, वो नहीं लेंगे। लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, लोन लेके नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उनका कहना है कि लोन महंगा है। ऐसे तमाम जगह लोग कटौती करेंगे क्योंकि महंगा लोन लेकर के कोई भी अपनी जरूरत को पूरा नहीं करना चाहता है। इसका इम्पैक्ट देखो इकोनॉमी पर क्या होता है कि अगर लोगों ने मकान खरीदना बंद कर दिया क्योंकि लोन बहुत महंगा हो गया है, ओके, तो क्या होगा? मकान बनने बंद हो जाएंगे। मकान बनने बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? तो तमाम मजदूरों को तमाम इंजीनियर्स को जो नौकरी मिल रही थी, जो जॉब मिल रहा था, इससे वो जॉब मिलना बंद हो जाएगा। यहां अगर लोग गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे क्योंकि लोन महंगा हो गया है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो होंडा है, चाहे वो सुजुकी है, चाहे वो मारुति कंपनी है, कोई भी कंपनी, महिंद्रा कंपनी है, ये सारी कंपनी है वो अपने यहां से वर्कर्स की कटौती करेंगे। अपने वर्कर्स को, अपने यहाँ जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं उनको, अपने यहाँ उनके यहाँ जो काम करने वाले सेल्समैन हैं उनको वो कंपनी से बाहर निकालेंगे। कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, संक्षेप में कहूं तो संक्षेप में यही है कि अगर बैंक रेट बढ़ जाता है तो इसका जो प्रभाव होगा वो दोहरा होगा। दोहरा प्रभाव क्या होगा? पहली बात तो बैंक रेट बढ़ जाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी ब्याज दर बढ़ जाएगा, और ब्याज दर बढ़ जाएगा तो लोग लोन नहीं लेंगे या लोगों को से लोन उपलब्ध नहीं होगा। इससे मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन यही दूसरी ओर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि लोग लोन नहीं लेंगे। अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो विकास रुक जाएगा। तो विकास रुक जाने के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ेगी। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी, जो क्रय क्षमता होती है, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो लोग डिमांड कम करेंगे तो जीडीपी में गिरावट आएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिर जाएगा, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिर गया तो इसका मतलब कहलाएगा कि इकोनॉमी में गिरावट आ रही है, अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। अब ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ सांप है, दूसरी तरफ छछूंदर। एक तरफ सांप, दूसरी तरफ छछूंदर। ओके, अब यहां पर आकर के जो स्कॉलर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री हैं, वो अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चाहे जो भी इम्पैक्ट पड़े अर्थव्यवस्था पर, चाहे जो भी प्रभाव पड़े, बेरोजगारी बढ़ती है तो बढ़ने दो, विकास रुकता है तो रुकने दो, लेकिन किसी भी हालत में महंगाई को सख्ती से कंट्रोल किया जाना चाहिए। महंगाई पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाना चाहिए
और महंगाई पर सख्ती से नियंत्रण करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है उसको बैंक रेट, CRR, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जैसे टूल्स का यूज करके, यानी ब्याज दरों को बढ़ा करके महंगाई को हमेशा हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए। ऐसे जो विद्वान हैं, जिनकी ऐसी सोच है, जिनकी ऐसी मान्यता है, ओके, उन विद्वानों की थ्योरी, उन विद्वानों के सिद्धांत को कहा जाता है हॉकियन थ्योरी या हॉक्स थ्योरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हॉक मतलब होता है चील, इसका मतलब चील जानते होंगे आप। चील होता है एक ईगल यानी बाज होता है। बाज बड़ा होता है थोड़ा साइज में, चील थोड़ा छोटा होता है। तो चील की नजर बहुत पैनी होती है। तो चील जैसी पैनी नजर रखकर हमेशा महंगाई पर, और जैसे ही महंगाई भागने का प्रयास करे तुरंत दबोच लो, ये थ्योरी कहलाती है हॉकियन थ्योरी, या ये थ्योरी हॉक्स थ्योरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कुछ एक दूसरा स्कूल है, एक दूसरा धड़ा है विद्वानों का, उसका ऐसा मानना है कि महंगाई को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में ही कंट्रोल जाना चाहिए। यानी महंगाई को रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थितियों में ही, बहुत एबनॉर्मल स्थितियों में ही रेट्स बढ़ाए जाने चाहिए, वरना उसका असर हमारी जीडीपी पर, हमारे विकास पर, हमारे लोगों की क्रय क्षमता पर और रोजगार पर पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि अगर महंगाई बढ़ती है तो एक सीमा तक महंगाई को झेला जा सकता है, लेकिन बेरोजगारी, विकास, जीडीपी, इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत डोब्स सिद्धांत कहलाता है। डोब्स मतलब होता है कबूतर, सफेद रंग का जो कबूतर होता है उसको डोब्स कहते हैं। डोब्स का मतलब होता है कबूतर, सफेद कबूतर, और कबूतर प्रतीक है शांति और विकास का। ओके, तो शांति पूर्ण तरीके से ऐसी पैनी नजर रखकर झपट्टा मार लो और महंगाई को आगे मत बढ़ने दो। आपका एक ही ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ महंगाई ना बढ़े, बाकी लोगों की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी रहे इससे कोई मतलब ना हो, बेरोजगारी बढ़ती है तो बढ़ती रहे। ये हॉक्स थ्योरी है। और डोब्स थ्योरी क्या है? डोब्स थ्योरी है कि नहीं, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दो, महंगाई बढ़ने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को रोजगार दो। जहां एक घर में एक काम करने वाला व्यक्ति है, वहीं अगर एक घर में 4 काम करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे तो चारों मिलकर बढ़ी हुई महंगाई से भी लड़ सकते हैं। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, जीडीपी ग्रो करेगी, देश तरक्की करेगा, लोगों की लाइफ में क्वालिटी इंप्रूवमेंट आएगा। ये कहता है डोब्स थ्योरी। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्ट्रेरी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थ्योरीज हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। एक हॉक्स थ्योरी है और एक डोब्स थ्योरी है। हॉक्स थ्योरी के अनुसार जो मौद्रिक नीति की हॉक्स थ्योरी है, हॉक्स थ्योरी के अनुसार क्या है कि महंगाई को किसी भी हालत में नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना चाहिए। यानी ब्याज दरों को बढ़ाकर किसी भी स्थिति में महंगाई को नियंत्रित करना चाहिए। ये सिद्धांत है हॉक्स थ्योरी। यहाँ आप देख सकते हैं ये हॉक्स है, ये हॉक्स है। क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि रेट हाइक करो, रेट हाइक करो। और इधर डोव है, इधर आप पिक्चर में देखो ये डोव है। डोव क्या कह रहा है? रेट कम करो, रेट कम करो, यानी इंटरेस्ट रेट गिराओ जिससे आसानी से लोगों को लोन उपलब्ध हो, लोग अपनी जरूरत की चीजें बैंक से आसानी से खरीद सके, लोग अपने क्रेडिट कार्ड का आसानी से यूज कर सके, उपयोग कर सके, लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। ये इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा, हमें महंगाई के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बट इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगा।
मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन किया गया था कि हॉक्स मॉनेटरी पॉलिसी की हॉक्स थ्योरी क्या है, आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। आपके द्वारा मिले हुए कमेंट्स से हमारा मोरल बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके कमेंट्स, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। तो अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।